ओके, ये जो प्रीवियस जो यानी टॉपिक थे हमारे फॉर्म के, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने फॉर्म के एट्रीब्यूट पढ़े थे। मैंने आपको टैग्स के कुछ लिस्ट लिखवाए थे, जिनमें से मैंने आपको फॉर्म, इनपुट, सेलेक्ट, ऑप्शन, आउट ग्रुप, डेटा लिस्ट और जो है वो टेक्स्ट एरिया, मीटर, प्रोग्रेस, ये टैग कराए थे। अभी जो रिमेनिंग टैग हैं, आज मैं आपको वो कराऊंगा। रिमेनिंग टैग जो है, सबसे पहले फील्ड सेट और मैं लीजेंड कराता हूं। ठीक है, फील्ड सेट बाउंड्री बनाता है अराउंड। हाँ, वो भी कराऊंगा कराऊंगा सारे कराऊंगा, एक भी नहीं। जिस वजह से मैंने एमएस वर्ड की फाइल खोली है। मिसाल के तौर पे एक अलग सेपरेट करना चाहते हैं, कोई किसी पार्ट को बाउंड्री में बंद करना चाहते हैं। जैसे सपोज हम करते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल रेडियो मेल और इनपुट टाइप इज इक्वल रेडियो और फीमेल। हम इसको जो है वो ठीक है, ये ओके है। अब देखो, पहले हम रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है। हम इस 22 के फोल्डर में हम इसको सेव करते हैं, 22 और 1, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, सेव, यस। ठीक है, क्या हुआ, पूरी एक बाउंड्री है ऑटोमेटिक इसमें बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब लीजेंड क्या है, लीजेंड बेसिकली लेबल इसका लगाने के लिए यूज होता है। आप फील्ड सेट के अंदर लीजेंड लगाते हैं, लीजेंड सपोज हम दे रहे हैं जेंडर। अब इसका ये कैप्शन बन के आ जाएगा जेंडर। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ओके, फील्ड सेट और लीजेंड का ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है डेटा लिस्ट। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूं। ठीक है, हम इसका नाम 2 दे देते हैं। इसमें .html देने की जरूरत नहीं होती। हम इस पर क्लिक करते हैं और सेव करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और यहां पे हम क्या करते हैं, हम इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि वी आर वर्किंग विद डेटा लिस्ट। सो यहाँ मैंने डेटा लिस्ट। एक हमारे पास लिस्ट बनाने के लिए ये टैग है। ठीक है, इनपुट लिस्ट। जैसे इनपुट का एट्रीब्यूट था टाइप, इस टाइप एट्रीब्यूट की तरह इसका एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। और वो लिस्ट कौन सी इसमें दी जाएगी, जो आपने लिस्ट बनाई है। अब ये लिस्ट कहां से आएगी, वो डेटा लिस्ट से आएगी। ठीक है, यानी आप कोई भी, सपोज आप चाह रहे हैं कि मैं ब्राउजर्स की लिस्ट लिखूं, मीन्स सपोज मैंने लिखा पॉपुलर ब्राउजर्स BR। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहीं पे भी आते हैं, मतलब ऊपर बनाए या नीचे बनाए, कोई इसका मसला नहीं है। डेटा लिस्ट ID इज इक्वल, कोई भी नाम दे दें, सपोज मैं नाम दे देता हूं ब्राउजर्स। ये एक पेयर्ड है। सेम जैसे हम ऑप्शन मेन्यू में ऑप्शन दे रहे थे, ऐसे आप यहां पे भी ऑप्शन देंगे। मिसाल के तौर पे इसमें ऑप्शन दे रहा हूं मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इसको कॉपी करते हैं।
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। और इसी तरीके से हम ब्राउजर्स के नाम चेंज करते हैं। सपोज ब्राउजर का नाम लिखते हैं मोजिला फायरफॉक्स, इसी तरीके से गूगल क्रोम, ओपेरा, ठीक है, वगैरह, ठीक है। हम कंट्रोल एस करते हैं। अब ये आईडी हमने क्या दी है, ब्राउजर्स, ठीक है। ये जस्ट एक लिस्ट ऑफ डेटा हमने बनाया। अब ये डेटा हम किसी कहीं पे कहां पे यूज करेंगे, इस लिस्ट में यूज करेंगे। यहां पे हम लिख लेंगे जो भी आपने आईडी में लिखा है। हमने लिखा है ब्राउजर्स, तो हम यहां पे लिखेंगे ब्राउजर्स। कंट्रोल एस करते हैं और इसको चलाते हैं। अब जब मैं इसमें, एक तो देखें मेन्यू बन गया, ये मेन्यू की तरह बन गया, लेकिन वो ड्रॉप डाउन मेन्यू से मुख्तलिफ है, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑलरेडी यहां पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। और दूसरा क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको सिर्फ ऑप्शंस की लिस्ट देता है, जबकि ये ऑटो कंप्लीट का फीचर देगा। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो तो गूगल आपको कीवर्ड्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, ये वैसे काम करेगा। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूं इंटरनेट, आई प्रेस क्या मैंने, अब देखिए आई में जो जिस भी ब्राउजर में आई कैरेक्टर है वो आ रहे हैं, जैसे इंटरनेट और फायरफॉक्स में। सपोज मैंने इंटरनेट उठाया और एंटर कर दिया, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ऑटोमेटिक टाइप हो गया, ठीक है। ये है डेटा लिस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट बेसिकली इनपुट के लिए यूज नहीं होता, नाम से ही जाहिर है, ये सिर्फ आउटपुट देता है। मींस यूजर इसमें इनपुट नहीं कर सकता, लेकिन यूजर को उसमें आउटपुट्स मिल सकती हैं। यानी यूजर सपोज आप इनपुट करें और उसकी जो रिजल्ट है वो उसको प्रोड्यूस हो। जैसे आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3.html और एंटर, यस। यहां पे मैंने लिखा फॉर्म, पहले मैं इनपुट टाइप नंबर, यानी यूजर इसमें नंबर इनपुट करे, और सपोज कोई भी साइन यानी यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा, तो हम कर देते प्लस। यानी एक टेक्स्ट, एक नंबर फील्ड में एक नंबर लिखा, और यानी विजिटर लिखे, और दूसरे फील्ड में दूसरा नंबर लिखे, तो हम चाह रहे हैं वो कैलकुलेट हो, और यहां पे इक्वल साइन लगा देते हैं। अब आउटपुट, लेकिन कैलकुलेशन में सॉरी, जावास्क्रिप्ट के बगैर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। HTML में कैपेबिलिटी है ही नहीं कि आप हिसाब किताब करें या कोई यानी ऐसा काम करें कि यूजर इनपुट दे, उसका उसको रेस्पॉन्स मिले। ये यूजर इंटरेक्शन होता है, ये डायनामिक वेबसाइट में होता है, और यूजर इंटरेक्शन HTML में नहीं होता। HTML में स्टैटिक वेबसाइट बनती है। तो इस किस्म के इंटरेक्शन के लिए हम सपोज यूजर से दो नंबर लेके उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम देना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, पहले तो हम नाम देंगे इनको, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इनको नाम से जानेगा। तो हम नाम इसका देते हैं, सपोज नेम इज इक्वल टू कोई भी नाम, जैसे N1, और इसका नेम N2। मैंने N1 और N2 नाम रखा है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से आउटपुट का भी नाम देना होगा, नेम इज इक्वल सपोज ओ नाम दे देते हैं। अब हम चाह रहे हैं जो N1 और N2 में लिखे उनका एडिशन इसमें आ जाए। अब देखें कब आए, अब उसके लिए आप ऑन सबमिट आए, ऑन इनपुट आए, कब आए, हम चाह रहे हैं ऑन इनपुट। यानी अगर जैसे ही कोई इनपुट हो तो यहां पे हम लिखते हैं कि o.value
इज इक्वल n1 डॉट वैल्यू, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, प्लस n2 डॉट वैल्यू। आगे क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये जो मैंने लिखा है? ठीक है, सिंपल है कि ओ के अंदर जो है कौन क्या है, ओ डॉट वैल्यू, ओ का वैल्यू इज इक्वल असाइन कर रहे हैं n1 डॉट वैल्यू प्लस n2 डॉट वैल्यू। ठीक है, अब हम पहले इसका रिजल्ट देखते हैं। सपोज मैं यहां पे 10 लिख रहा हूं, 10 आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ n1। अभी आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन आउटपुट जो है वो आउटपुट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जिसमें 10 अभी आया वहां पे हमने लिखा इनपुट फील्ड में, और यानी नंबर फील्ड में, तो यहां पे डिस्प्ले हुआ। अब यहां पे मैं सपोज 5 दे रहा हूं, लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? कॉन्केट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉन्केट हो रहा है, प्लस भी नहीं हो रहा, कॉन्केटिनेशन हो रही है। मीन्स दो वैल्यू आपस में जो है वो ऐड नहीं हो रहे, लेकिन उनका कंबाइन हो रहे हैं। टेक्स्ट कभी भी कैलकुलेट नहीं होता, अगर कैलकुलेशन होती है तो सिर्फ नंबर्स की होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो HTML के थ्रू जो इनपुट आता है, वो चाहे आप नंबर फील्ड यूज करो, चाहे आप रेंज यूज करो, चाहे आप टेक्स्ट एरिया यूज करो, चाहे आप टेक्स्ट बॉक्स यूज करो, आप किसी भी तरीके से आप अगर यूजर से इनपुट लेते हैं तो वो टेक्स्ट होगा। हालांकि हमने तो नंबर फील्ड बनाई है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इनको नंबर कंसीडर नहीं करेगा, इसको एज टेक्स्ट उठाएगा। मीन्स जब इनपुट करते हैं आप वेबसाइट के अंदर, तो आप टेक्स्ट टाइप करते हैं बेसिकली हर फील्ड के अंदर, वो आप टेक्स्ट यानी जावास्क्रिप्ट आपका उठाता है, तो टेक्स्ट कैलकुलेट नहीं होता। तो अब क्या करें? अब एक ट्रिक है, हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए हर लैंग्वेज में, लैंग्वेज मतलब जावास्क्रिप्ट, HTML, PHP, JSP, ASP, दे आर ऑल लैंग्वेजेस। हर लैंग्वेज में एक फीचर का तरीका होता है कन्वर्ट का। क्या आप एक कोई फील्ड है उसका डेटा टाइप कन्वर्ट कर सकते हो? कैसे? मैं इसको सेव एज करता हूं ताकि ये भी कॉन्सेप्ट हो कि ये देखो ऐड नहीं हो रहा। यहाँ पे आपका ऐड मतलब जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, मतलब एक फील्ड में फर्स्ट नेम आ रहा है, दूसरे में लास्ट नेम आ रहा है, तो ये तरीका बेस्ट है। यानी आप चाह रहे हैं कि रिजल्ट में हमारा दोनों साथ आए, तो आप क्या करो, इसको यूज कर लो, सही है। लेकिन अगर नंबर न्यूमेरिक डेटा के लिए आप काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए सही नहीं है। हम इसका 4 नाम देते हैं और इसको सेव करते हैं। यस, यहां पे o डॉट वैल्यू इज इक्वल, इसमें एक फंक्शन होता है पार्स इंट। पार्स इंट ये फंक्शन आपके बहुत सारे लैंग्वेजेस में यही सेम होता है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में ये पार्स इंट, पार्स फ्लोट, मतलब ये डेटा को कन्वर्ट करता है। ये टेक्स्ट लेकर उसको इंटीजर यानी होल नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो वो जब भी कन्वर्ट हो जाएगा डेटा तो फिर कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम n2 डॉट वैल्यू को भी कन्वर्ट करते हैं पार्स इंट, लेकिन ये केस सेंसिटिव है। पार्स छोटा है, इंट में आई कैपिटल है। हम इसको कहते हैं लोअर कैमल केस। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट में जो कीवर्ड होते हैं अक्सर और जो वेरिएबल बनते हैं तकरीबन उस सूरत में, यानी जो केस चलता है वो कैमल केस चलाते हैं, यानी टाइपिंग के लिए। अब हम इसको देखते हैं 5 नेम, अब सही है, नॉट अ नंबर। अब हम इस नॉट अ नंबर इसमें याद दे रहा है कि वो दूसरी फील्ड में नंबर है ही नहीं, इसमें जैसे हमने टाइप किया उसमें आ रहा है 11। तो ये हमारा आउटपुट रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये आउटपुट का काम है। इसका एक दूसरा भी एग्जांपल आपको कराता हूं। बाकी ये तो पता है हमें कि हम इनमें इनके मजीद एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, हम इनका कोई डिफॉल्ट इनका वैल्यूज असाइन कर सकते हैं अंदर इनके, यहाँ पे इनका कोई वैल्यू दिया जा सकता है। ठीक है, और इनका मिनी यूज किया जा सकता है, मिनिमम के लिए इनका मैक्स इस्तेमाल किया जाता है, और इनमें स्टेप यूज किया जा सकता है। ये सारे एट्रीब्यूट हम कर चुके हैं। ठीक है,
तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको सेव एज करता हूं, इसका मतलब है आप मल्टीप्लाई डिवाइड हर ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको सेव करते हैं, नाम देता हूं मैं 5, एंटर कर दिया। नंबर एक, सपोज नंबर मुझे चाहिए और एक नंबर नहीं चाहिए, सपोज एक हम नंबर रखते हैं और एक वो रखते हैं रेंज, ठीक है। रेंज क्या करता है, एक किस्म का जो स्लाइडर है वो बनाता है। अब देखो, अच्छा नहीं बना, एक कौन सा है, नहीं ये दूसरा है। हम इसको प्रीव्यू करते हैं, इसमें चलाते हैं क्रोम के साथ। अब देखो, मैं इसमें नंबर लिख रहा हूँ सपोज 10, तो मतलब उसका मतलब है कि उसका जो स्लाइड है वो इस वक्त जो है उसकी पोजीशन है 50 पे। हम इसको पीछे करते हैं, हम इनको आगे करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक रेंज ऑफ नंबर्स बन रहा है ये, ठीक है। तो आउटपुट भी क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा बटन। जैसे एक बटन होता है सबमिट का, रीसेट का, और दूसरा बटन होता है सिंपल इनपुट टाइप इज इक्वल, नहीं इनपुट टाइप इज इक्वल बटन होता है, एक वो होता है बटन, लेकिन एक खाली बटन टैग होता है। इसका ताल्लुक किसी फॉर्म से नहीं, आप फॉर्म के बाहर भी इसको यूज कर सकते हो बटन, और इसका वैल्यू देना होगा, ठीक है। सपोज नाम दे रहे हैं हम ब्राउज का बटन बना रहे हैं, हम एंगल ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया और ब्राउज, ये आप नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, लेकिन बाहर आप वैल्यू दे रहे हो उसका, ठीक है। ये बटन बन गया। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो बटन गुम हो जाएगा, रिफ्रेश करूंगा तो आ जाएगा। तो अब करना क्या होगा, हमें इसको BR कर देते हैं, BR कर देते हैं, और जो आउटपुट है वो हम क्लोज कर देते हैं ताकि इसका आगे इफेक्ट ना जाए, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म का कंसेप्ट। अच्छा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मीटर। मीटर तो कर लिया था ना, मीटर और प्रोग्रेस, मीटर प्रोग्रेस तो हो गया था। भाई क्या रहता है, टेक्स्ट एरिया भी करा दिया था, ठीक है। ये तकरीबन एट्रीब्यूट जितने भी इनपुट के हैं वो मैं आपको करा चुका हूँ, सही है। मजीद जो एट्रीब्यूट है बाकी वो मैं आपको कराता हूँ। मैं सेव एज करता हूँ इसको, 6.html नाम देता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि कुछ बटन्स और कुछ फॉर्म्स बनाते हैं, या कुछ टेबल बीजी कलर इज इक्वल, कोई भी कलर रख देते हैं इसका बैकग्राउंड का, TR लेबल, हाँ लेबल टैग मैंने नहीं कराया मेरे ख्याल में, है ना। लिखा भी नहीं है, नंबर 14,
लेबल। तो देखें लेबल, ये जो हम नाम वगैरह रखते हैं, यानी सपोज मैं यहाँ पे टीडी लिखता हूँ, सपोज मैं देता हूँ फर्स्ट नेम टीडी, टीडी इनपुट टाइप टेक्स्ट, आपको नजर आ रहा है टेक्स्ट। एक ये हमारा जो रो है वो पूरा हो गया, सही है। इसमें हमने एक लेबल रखा है और दूसरा हमने टेक्स्ट रखा है। टीडी लास्ट नेम टीडी, टीडी इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये हमारा, अच्छा हमने टीआर कंप्लीट इसी में काम कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं ऐसा करना था, हमें एक रो ये न्यू रो बनाने दी, ठीक है। तो एक हम रखते हैं टीआर टीडी कोर्स, टीडी टीडी इनपुट टाइप टेक्स्ट, टीडी क्लोज, मेरे कहने के टीडी क्लोज नहीं किया, ऊपर भी नहीं किया, ठीक है। कोर्स टेबल का काम तो कराया ना, ठीक है। टीआर टीआर लास्ट हम रखते हैं बटन, दो बटन रखते हैं कॉल्सपेन टू, एक ही रो के अंदर, एक ही सेल के अंदर, तो इससे ज़्यादा दो कॉलम्स की जगह लें। इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट। अच्छा ये नहीं है, वो कोई और प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्म जो है वो डिज़ाइन हो गया, सिंपल। अब देखें टेबल में जब हमने फील्ड रखी तो ये ऑटोमेटिक आगे पीछे नहीं हो रही, ये खुद ब खुद हमने ना कोई विड्थ रखा, ना कोई बार्ड रखा, ना कोई हाइट रखा, लेकिन हमारी जो अरेंजमेंट है ना बिल्कुल ओके आ रही है। तो टेबल में फॉर्म टेबल यानी जो फॉर्म है टेबल्स के जरिए बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आप सीएसएस में भी बना सकते हैं, लेकिन जो है वो टेबल में भी वो आसान है, यानी अपने यानी आपकी मर्जी, आप टेबल के थ्रू बनाएं या फॉर्म डिव के जरिए बनाएं या सीएसएस के जरिए बनाएं। अच्छा ये आ गया तो में ठीक है। अगर बटन मैं चाहता हूं कि सेंटर पे हूं तो मैं कैसे करूंगा, मैं यूज करूंगा सेंटर। अब ये सेंट्रलाइज भी हो जाएंगे बटन्स, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। अब मैं कराना क्या चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि कुछ और भी एट्रीब्यूट कराऊं। वो क्या है, सपोज इसमें जो मेन है वो हम निकाल लेते हैं। ये इवेंट है, ठीक है। ऑन क्लिक, माउस डाउन, माउस अप जो आप यूज कर सकते हैं इवेंट्स। इसका ज़्यादातर हम जो ग्राफिक्स पे जब काम करते हैं ना और जावा स्क्रिप्ट में, तो वहाँ पे इसका ज़्यादातर काम होता है।
छः TD में है, मैं कहूँगी कि फॉर्म का तो आ ही नहीं रहा। ऑटो फोकस से क्या होगा, जब भी किसी को ऑटोमेटिक फोकस देना है, मिसाल आप चाह रहे हैं ये ऑलरेडी हाईलाइट हो, तो आप उस फील्ड में ऑटो फोकस लगा दो। ठीक है, कौन सा फील्ड ऑटो फोकस है अभी? लास्ट का है, लास्ट नेम। हाँ, लास्ट नेम ऑटो फोकस है। मतलब फोकस पे तब आता है जब हम क्लिक करते हैं, लेकिन इसमें ऑटो फोकस जो है वो नेक्स्ट फील्ड है, लास्ट नेम वाला फील्ड जो है वो ऑटो फोकस है। इसी तरीके से जो है डिसेबल, मैंने आपको कराया था, आप डिसेबल कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, ऑटो कंपेयर, ऑटो फोकस, बॉर्डर, चेक किसके लिए है? ये इसमें चेक बॉक्सेस वगैरह के लिए और रेडियो बटन्स के लिए। सपोज आप चाह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी कोई चेक बॉक्स चेकिड हो, सपोज हम इसमें लिखते हैं TR TD स्किल्स, TD यहाँ पे कुछ हम इनपुट टाइप चेक बॉक्स और लिख देते हैं HTML कॉमा, इनमें वैल्यू देना लाजमी होता है और नाम इनका भी दिया जाता है सेपरेट हर एक का। सपोज आपका स्किल CSS असल में मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नहीं आ रही, तो ये सिर्फ ये स्क्रीन है। HTML CSS डुप्लीकेट भी है, असल में फिर छोटी स्क्रीन हो जाती है। HTML जावास्क्रिप्ट, सपोज आप jQuery Ctrl+S करते हैं और ये हमारे स्किल्स जो हैं वो शो होंगे। ठीक है, स्किल्स। अब सपोज आप चाहते हैं कि ऑलरेडी HTML चेकड हो, यानी जब भी हम इसको चलाएं तो HTML शुड बी चेकड ऑलरेडी, तो आप क्या करें, इसमें लिखें चेकड। किसी को आप चेकड करा सकते हैं और किसी को आप डिसेबल करा सकते हैं चेकड। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज क्या है, वो है हमारा टेब इंडेक्स। टेब इंडेक्स, आप जब टेब प्रेस करते हो तो पहले कौन सा सिलेक्ट हो, उसके बाद कौन सा सिलेक्ट हो। ठीक है, अब सपोज अगर मैं टेब इंडेक्स इसका 1 कर देता हूं और A का 2 कर देता हूं, जिसका हायर होगा वो पहले सिलेक्ट होगा। अब मैं कुछ बनाता हूं, मैं सपोज इसका भी टेब इंडेक्स दे देता हूं, कोर्स का इसका 2 दे देते हैं, और सपोज हम एग्जांपल है कि हम इसको चेक करते हैं। ये वो एट्रीब्यूट है जो जिसे ऑलरेडी चेकड है, ये इसका ऑटो फोकस है। और टेब प्रेस करोगे तो देखो कि आप इनका आर्डर सेट कर सकते हो। देखो टेब का, ये तो अपने पहले ये CSS वाला सिलेक्ट हुआ, मतलब जैसे ही हम टेब प्रेस कर रहे हैं तो पहले CSS वाला सिलेक्ट हो रहा है, देखें, फिर क्या चला जाएगा, कोर्स पे चला जाएगा, और बाद में जो है बाकी जिनमें आपने नहीं लिखा उस पे कंट्रोल जाएगा। अब देखें, क्योंकि CSS फिर कोर्स फिर बाकी दूसरे।
तो ये टेब का ऑर्डर आप सेट कर सकते हैं टेब इंडेक्स के जरिए। ठीक है, तो अगर आपको, हम क्या करते हैं या जो मैन कर लेते हैं, छोड़ देते हैं नेट से। ठीक है, टेप इंडेक्स हो गया, और दूसरा क्या करा है, चेक इट। ये हमारा ए हुआ, और बी हमने इनपुट लिस्ट भी कर दिया, और एक हमने दूसरा भी कर दिया, क्या था ना, प्लेस होल्डर भी क्या था, चीज हमने नहीं लिखी थी यहाँ। एक्शन मेथड लिस्ट ऑफ फॉर्म टेक्स लेबल इनपुट एट्रीब्यूट इनपुट ए, शायद फिर हमने सेव नहीं किया होगा, कुछ एट्रीब्यूट मैंने और भी कराए थे आपको, इसमें नहीं लिखे हुए। हाँ, नहीं लिखे थे इसमें मैंने। प्लेस होल्डर कराया था, नेम कराया था, वैल्यू कराया था, ठीक है, मैक्स कराया था, मिन कराया था, स्टेप कराया था, और उसके अलावा हाँ मल्टीपल कराया था, और क्या कराया था, साइज कराया था, ठीक है, विड्थ कराया था, हाइट कराया था, सही है, और एसआरसी कराया था, इनपुट एसआरसी, ठीक है। ये तो हम कह सकते हैं नेम जो है यूज्ड फॉर ऑल, मीन्स हर फॉर्म के तमाम एलिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये भी फॉर्म के तमाम एलिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको, इसकी ज़रूरत जो होती है नहीं होती, इसकी ज़रूरत सिर्फ आपके रेडियो बटन, चेक बॉक्स और ऑप्शन में होती है, ठीक है। यूज्ड मोस्टली इन बटन टेक, ठीक है, कामा इनपुट टाइप रिकॉर्ड बटन, यानी मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। और प्रोग्रेस मीटर और नंबर रेंज, यानी इनपुट टाइप इज इक्वल नंबर इसमें, और उसके अलावा रेंज में इनपुट टाइप रेंज, ठीक है, वगैरह वगैरह, मतलब ये इनकी पोजीशंस हैं कि हम इनको ज़्यादातर जो है वो, और इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और रेडियो कामा इनपुट टाइप, बस ये असल में याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। तो रेडियो बटन, चेक बॉक्स और ऑप्शन, ये यूजर इसमें इनपुट नहीं करता, जिनमें यूजर इनपुट नहीं करता तो उनमें हमें लाजमी वैल्यू देना होता है। यहाँ ऐसे बटन जब हम बनाते हैं उसमें वैल्यू नहीं आ रहा तो उनमें हमें वैल्यू देना होता है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स और ऑप्शन, इनमें जो मेन मुझे याद आ रहे हैं वो मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे, कि इनमें मैक्स किस में यूज होता है, मीटर में, और प्रोग्रेस में, या हम इसको लिख लेते हैं डेट में, डेट फंक्शन में, और नंबर में, और रेंज में, और मीटर में, और प्रोग्रेस में। तो ये जो है मिन भी सेम इन टैग्स में इस्तेमाल होता है। स्टेट जो है वो नंबर के लिए यूज होता है, इनपुट टाइप
इज इक्वल नंबर। अच्छा, मैंने इनपुट टाइप लिखना था लेकिन मैंने इनपुट टाइप नहीं लिखा। ठीक है, मैं एंगल ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये टैग है ही नहीं। ठीक है, अगर टैग होते तो हम एंगल ब्रैकेट लगाते। ये तो एट्रीब्यूट है, वो खुद वो क्या कहते हैं, वैल्यू है, ये खुद वैल्यू है टाइप के। अब हम इसको कॉपी करते हैं। अच्छा, प्रोग्रेस और मीटर है तो ये टैग हैं, तो हम इसको लगा देते हैं। मल्टीपल कहां पे यूज होगा? मल्टीपल सिलेक्ट में यूज होगा, और दूसरा कहां पे यूज होगा? फाइल में। ठीक है, और साइज कहां पे इस्तेमाल होगा? फाइल में, या उसको कहें हम साइज इसमें सिलेक्ट में, टेक्स्ट में, नंबर में, यहां पे ये यूज होगा। विड्थ कहां पे? सिर्फ इनपुट टाइप इज इक्वल, अभी समझ जाएंगे ना मैंने डेट क्या लिखा है। डेट का मतलब है इनपुट डेट है, इनपुट टाइप डेट में, इनपुट टाइप नंबर में, इनपुट टाइप रेंज में, ये जो है आप यूज करते हैं। आप इनपुट टाइप कौन सा? इमेज, विड्थ, हाइट, एसआरसी, तीनों जो है ना वो इमेज के लिए हैं। एसआरसी भी इसके लिए है। ठीक है, तो हमने बी प्लेस होल्डर, नेम, डी वैल्यू, जी एसआरसी, और अभी हमने जो क्या, वो क्या, टेब इंडेक्स इज इक्वल नंबर, और आईडी टाइटल, ये तो हर एक में है, मतलब हम इसको कहेंगे फॉर ऑल। भाई जो आईडी है ये अलग एट्रीब्यूट है। ठीक है, और नेम आईडी है, टाइटल है, आईडी का भी आप लोगों को पता है, टाइटल का भी आप लोगों को पता है। टाइटल, स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट, टाइटल लगाने के लिए आईडी एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट, और क्लास एट्रीब्यूट, ये भी एट्रीब्यूट्स यूज्ड फॉर ऑल बल्कि टैग्स, जितने भी आपके टैग्स है ना उनमें इससे ये इस्तेमाल होते हैं, ना सिर्फ फॉर्म के, टेबल के, हर जगह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो इनको। बाकी जो हमारी चीजें रहती हैं फॉर्म के एट्रीब्यूट्स में, वो क्या है? डिसेबल्ड, ठीक है, चेक्ड, ऑटो फोकस, ठीक है। मेन एट्रीब्यूट जो है वो ये हैं। अच्छा, मैक्स लेंथ है, ये भी इसमें यूज होता है, जैसे आप स्पेस या अलाइन एल टू फोकस बॉड, हाँ क्या मैक्स लेंथ, ठीक, मैं देख रहा हूँ कि और कौन से हैं। अच्छा, एक है रीड ओनली और रिक्वायर्ड, हाँ ये तो इंपॉर्टेंट है, रीड ओनली और रिक्वायर्ड। रीड ओनली, रिक्वायर्ड, ये लिख लेता हूँ और बाद में आपको यूज भी करवाता हूँ। आप इनको याद करने के लिए क्या करोगे, इनको अल्फाबेट ऑर्डर में चेंज कर दोगे, यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर में करके
फिर अल्फाबेटिकल करोगे ना, आपको आप आसानी से याद भी हो जाएंगे। और याद इतना तो ड्रीम व्यूअर तो आपको ऑटोमेटिक वो दे रहा है, ऑप्शन की लिस्ट दे रहा है। रीड ओनली है, और दूसरा क्या है, रिक्वायर्ड, सही है। और क्या है, डिसेबल्ड भी हो गया। हिडन मीन छुपा हुआ, इसको मैक्स लेंथ, ठीक है, ये हम करते हैं। ये इसकी इवेंट है, रीड ओनली हमने कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, टेप इंडेक्स हो गया, यूज मैप फिलहाल नहीं करते, ठीक है। ये एट्रीब्यूट रह क्या गए हमारे, कितने एट्रीब्यूट रह गए, दो ही मेरे ख्याल में, दो तीन एट्रीब्यूट, एक रीड ओनली रह गया और एक रिकॉर्ड रह गया। अब देखो, आपने अक्सर वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि उसमें लिखा था भाई, यानी फिल द, यानी सपोज एस्टेरिक वगैरह लगा होता है कि ये दीज फील्ड्स आर मैंडेटरी, ये लाजमी है, ये रिक्वायर्ड है। इनके क्या करोगे, जब तक उसमें अपना मतलब नहीं लिखोगे। अब जैसे कि आप एग्जांपल देख लो, आप मेरी वेबसाइट पे आप सब्सक्राइब कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, मेरी वेबसाइट में भी आप सब्सक्राइब ऐसे नहीं कर सकते, बहुत सारी, हाँ। अच्छा, वेबसाइट को व्यू सोर्स कर सकते हो आप, यहाँ से इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पे इसको जाओ, यहाँ पे आपको मोर टूल्स हैं, मोर टूल्स में जाओ, यहाँ पे डेवलपर टूल्स हैं, तो हर वेबसाइट के डेवलपर टूल देखो, कोड देखो, क्या क्या यूज किया हुआ है, एसईओ में मैंने क्या क्या काम किया हुआ है, सारी चीजें आप देख सकते हो। हैं, वो सीएसएस शुरू करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने भी काफी फॉर्म्स पे नीचे, जैसे सब्सक्राइबर का फॉर्म है। अब अगर मैं ईमेल नहीं लिखता, मैं सबमिट करता हूं, तो ये क्या, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब मैं अगर इस पे क्लिक, इस पे मैं लिखता हूँ मेल लिखता हूँ मैं, अगर गलत भी लिखूंगा तो भी वैलिडेट होगा, गलत भी सबमिट नहीं हो सकता। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा या नहीं क्लिक करता सपोज, तो मैसेज आएगा, प्लीज चेक दिस फील्ड। तो इनपुट दिस फील्ड, और चेक खुद ब खुद वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये रेडियो बटन है, ये चेक बॉक्स है, तो आप इनको क्या करो, रिक्वायर्ड बना दो। सपोज जो फील्ड्स अक्सर लिखा होता है कि ये फील्ड्स जो है वो मैंडेटरी हैं, सिंपल आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड लिखने हैं। सपोज हम तमाम फील्ड्स को रिक्वायर कर लेते हैं, मीन्स ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। तो मिसाल के तौर पे आप स्किल्स में, जाहिर सी बात है सारे मैंडेटरी नहीं होंगे, तो हम क्या करते हैं ये। अब जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा, अच्छा डेटा लिस्ट सब में नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब सपोज मैं अगर सबमिट करूंगा, एक मिनट, ये कौन सा 6 है ना, रिक्वायर्ड लगा दिया, REQUIRED, ठीक है। फॉर्म टैग नहीं है, फॉर्म टैग नहीं है, तो इससे ज़्यादा ये काम नहीं करेगा, फॉर्म लाजमी है। कोई, हाँ, जो है टेबल फॉर्म पूरा करना होगा, टेबल भी क्लोज नहीं किया ना, हाँ तभी तो।
ये टेबल स्टार्ट करो, कलर। अब देखो मैं ये समझा देता हूं कि ये एक्शन क्या है। एक्शन वो फाइल जो इसको प्रोसेस करेगा, सपोज का नाम देते process.php, ठीक है। अब मेथड क्या होता है, मेथड में आपके पास डिलीट आ रहा है, मतलब डिलीट का मेथड, गेट का मेथड, पोस्ट का मेथड, पुट का मेथड। दो अहम मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। गेट जो होता है वो इतना सिक्योर नहीं होता। गेट की जो फॉर्म में डेटा जाएगी ना वो कम जाएगी। मीन्स गेट को अगर तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको जस्ट वो जो ट्रैक करानी होती है इंफॉर्मेशन जो आपको यूआरएल वगैरह में ना, तो वहां पे गेट इस्तेमाल होता है। वरना गेट इतना सिक्योर भी नहीं है, और गेट के जरिए जो आपका डेटा जाएगा वो आपका जो यूआरएल होते हैं ना ब्राउजर के, उसमें लिखा होता है, और उसके अलावा कोई भी उसको मतलब बुक मार्क कर सकता है। अब वो बुक मार्क अगर आपके पासवर्ड हो, आपका जो क्रेडिट कार्ड्स हो, तो वो कोई भी फिर मिसयूज कर सकता है, उनको यूज कर सकता है। तो इससे ज्यादा गेट जब हमें सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी पर्पज के ज्यादा हम गेट यूज नहीं करते, हम पोस्ट यूज करते हैं। गेट सिर्फ हम जो है ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पे हमें इतना सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी इशू नहीं है, वहां पे हम भी गेट को यूज करते हैं। और दूसरा, गेट में डेटा की लिमिटेड डेटा जाती है, डेटा सबमिशन लिमिटेड होती है, इनसिक्योर है, ये सिक्योर नहीं है। और उसके अलावा डेटा जो होती है वो यूआरएल में डिस्प्ले हो रही होती है। उसके अलावा इजीली कोई भी बुक मार्क कर सकता है। तो अगर डेटा सिक्योरिटी इशू नहीं है, मतलब कोई भी डेटा आपका नाम है वो किसी ने बुक मार्क करा, कौन सा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके क्रेडिट कार्ड किसी ने बुक मार्क कर लिया तो फिर तो कहीं भी ऑनलाइन परचेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ये ऐसी सेंसिटिव डेटा को कभी भी गेट के थ्रू जो है ना वो प्रोसेस नहीं कराया जाता। हाँ ठीक है, तो हम सपोज पोस्ट लगाते हैं, पोस्ट सिक्योर है, बुकमार्क डेटा बुकमार्क आपका अब नहीं होता डेटा फॉर्म का। और उसके अलावा जो है वो इसमें यूआरएल में भी इसका जो डेटा है वो नजर नहीं आता, विजिबल नहीं होता, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करता हूं, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। अब सपोज जो है मैं सबमिट कर रहा हूं, तो ये प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अगर ऑप्शन आप रखोगे, हर किसी में आप रख सकते हो ये रिक्वायर्ड। अच्छा, रिक्वायर्ड क्लियर हो गया कि मैंडेटरी बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, रीड ओनली और मैक्स लेंथ भी रह गया ना, मैक्स लेंथ, ठीक है। रिक्वायर्ड जो है वो बेसिक हो गया। रीड ओनली जो है वो सपोज आप चाह रहे हैं कि ये टाइप हो रहा है, आप चाह रहे हैं कोर्स में कोई लिखे ना, कोर्स हम अपने तरफ से देंगे, कोर्स या कुछ कभी कभी कुछ फील्ड्स को हम जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। सपोज इसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू सिर्फ वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही कोर्स अवेलेबल है अभी, सपोज एडमिशन एक ही कोर्स में है, तो हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे। सपोज वैल्यू दे रहे हैं पहले, वैल्यू। अब देखिए यहां पे मैं टेक्स्ट फील्ड में भी वैल्यू दे रहा हूं, क्योंकि मैंने लिखा था वैल्यू आप किसी में भी दे सकते हो। वैल्यू में दे रहा हूं, सपोज इसमें कोर्स दे रहे हैं हम, सपोज एसीसीपी। अब सपोज हम एसीसीपी के अलावा कोई एडमिशन ले ही नहीं रहे अभी, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ एसीसीपी रखेंगे और इसको रीड ओनली कर देंगे। तो सिर्फ पढ़ सकता है कि जो है वो सिलेक्टेड कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसीसीपी है। किसी भी फील्ड को आप रीड ओनली बना सकते हो, आप इसमें टाइप नहीं कर सकते। मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा क्योंकि ये रीड ओनली है। आप इनकी साइज स्पेसिफाई कर सकते हो, ये अनलिमिटेड है। अब इसमें साइज यूज करते हैं फर्स्ट नेम में, और मैक्स लेंथ भी इस्तेमाल करते हैं। क्या हो रहा है, ठीक है। मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ मिसाल के तौर पे 3 दे रहे हैं,
ठीक है, 3 कैरेक्टर के अलावा ये नहीं लेगा। ठीक है, जैसे अली नाम लिख सकते हो, अली खान कर रहे नहीं टाइप हो रहा। साइज, इसकी साइज बड़ी है। ठीक है, इसकी साइज हम मेंटेन करते हैं, सपोज साइज इसकी मेंटेन करते हैं। यहां पे आते हैं, साइज सपोज 4 कर दिया, F5। ठीक है, इसमें टाइप होगा लेकिन साइज इसकी जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा सर, ये साइज जिसे हम डेट में यूज कर रहे हैं वो नहीं होगी? हाँ, डेट डेट का, जैसे कि हम डेट में मेक्स और मिन यूज होता है। साइज का पूछना सर, डेट जब उसका एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, ठीक है ना, अब उसका हम साइज बड़ा करना चाह रहे हैं, वेट बड़ी करना चाह रहे हैं, तो वो साइज उसमें काम हो जाता है। साइज उस पे काम नहीं कर रहा है और इन पे काम कर रहा है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में काम कर रहा है, सारा उसमें बता रहा है। साइज के तरीके था। अच्छा, तो ये CSS के थ्रू पॉसिबल है। इसको मैं करके देखता हूं। मैं टेबल के बाहर इनपुट टाइप डेट, ठीक है, टेबल के बाहर आ गया। अब इसकी साइज अगर बढ़ा दूं, आगे बढ़ी हुई साइज, ठीक है। साइज के जरिए बढ़ा दें, इसलिए भी बढ़ रही है। कुछ एट्रीब्यूट्स पे, कुछ चीज पे काम नहीं कर रहा होगा इनपुट फील्ड पे वो। ठीक है, तो ये हमारे फील्ड हो गए। अब थोड़ा टाइम बचा है, फॉर्म का तो टॉपिक तकरीबन कंप्लीट, थोड़ी बहुत अगर चीज़ रह गई होंगी तो वो आप खुद से कवर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट हैं, W3 स्कूल्स हैं, मेरे यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो अब दूसरा छोटा सा टॉपिक उठाते हैं हम कोई। ठीक है, और छोटा सा टॉपिक हम क्या उठाते हैं, मैंने आपको डिटेल टिक करा है, डिटेल्स और समरी। बहुत सारे डिटेल्स आप होंगी में कि वो नाम कोई भी फेमस, फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स, वो तो डेफिनेशन लिस्ट थी ना, वो डिटेल थोड़ी था। असल में HTML इज अ प्रेजेंटेशन लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट कंटेंट। जस्ट पहले था कि थोड़ी बहुत खूबसूरती थी, हम मिला के काम कर लेते थे, स्टैटिक वेबसाइट बना लेते थे, लेकिन आजकल इसकी डिमांड ही नहीं है। मतलब आप HTML में जो भी फेंकते जाओ, लेकिन वो कैसे डिस्प्ले करनी है वो CSS के थ्रू स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं इनको बहुत ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं, यानी हम जो है ना जितना चाहें उतना खूबसूरत बना सकते हैं CSS के थ्रू। हम यानी आप जितना कोड लिखोगे ना उतना वो खूबसूरत हो जाएगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसा कोड लिखो वो मतलब वो लगे खूबसूरत भी ना लगे, मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें उनको प्रॉपर डिजाइनिंग करनी होती है CSS में। ठीक है, तो डिजाइन का काम बेसिकली CSS का ज्यादा है। इमेजेस चाहिए, फोटोशॉप सीख लो। ठीक है, फोटोशॉप में, क्योंकि फोटोशॉप के बगैर भी आप जो है ना अक्सर जो है वो, क्योंकि कंपनीज में जब आप कम काम करोगे तो मोस्टली जो है फोटोशॉप वेब डिजाइनर अलग होते हैं, जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के होते हैं वो अलग होते हैं, फोटोशॉप के जो टेम्पलेट वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं वो अलग होते हैं, वर्डप्रेस के अलग होते हैं, जूमला, ड्रूपल, मैजेंटो के अलग होते हैं। वर्डप्रेस CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें ये है कि आपने क्लाइंट को वेबसाइट बना के दे दी, वो क्लाइंट खुद भी उसको अपडेट कर सकता है।
इतना वो आसान होता है। उसको एक मरतबा उसको टेम्पलेट बना के दे देते हैं, बाकी वो खुद ब खुद कर रहा होता है। तो मैं इसको 7 के नाम से सेव कर रहा हूं इसी फोल्डर में। फॉर्म का टॉपिक है ही नहीं है, फॉर्म से अलग है। डिटेल्स जैसे डेफिनेशन लिस्ट था वैसे ही है। समरी, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है माउस की। आप इसको जब क्लिक करोगे तो इसमें इनपुट कहाँ रह गया? नीचे नीचे इनपुट वो आएगा सर, डिवाइस से पहले। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली आप लिखें किसी भी डिवाइस को, आप उसकी समरी में उसकी समरी दे दें। ठीक है, डिटेल्स में अगर सपोज मैं माउस की डिटेल देना चाहता हूँ तो मैं माउस के बारे में मैंने लिखा माउस ऐसे, सपोज माउस, ठीक है, तो माउस एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अभी डिटेल्स हाँ समरी यूज होगी बाद में। इसको समरी करते हैं और समरी के बाद इसमें पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, सब पैराग्राफ बनाए यहाँ ऐसे ही लिखें। ठीक है, ऐसे ही ऐसे लिखना है। ठीक है, होगा क्या कि आप इस पे, ये ब्राउजर पे डिपेंड करता है। अगर इस पे ये आइकन है, एरो है, इस पे क्लिक करोगे तो बाद में इसकी डिटेल ओपन होगी। ठीक है, आप ऐसे जिसको भी डिफाइन करना चाहो, अगर चाहो तो इस पे पैराग्राफ बना सकते हो। प्रॉपर हम कीबोर्ड और माउस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, और हम पैराग्राफ बनाते हैं। अब माउस की लिस्ट बनाओ, कुछ भी आप करना है ना आपको, माउस के बारे में जो जो भी पैराग्राफ बनाओ, डिव्स बनाओ, लिंक्स बनाओ। सपोज माउस इज एन इनपुट डिवाइस which is also called pointing device. It is used to point out or select different items on the screen.
ठीक है, ये इसकी फॉर डिटेल्स, फॉर मोर डिटेल्स, सपोज विजिट, कोई भी हमने विकिपीडिया या कोई किसी वेबसाइट का नाम दे दिया, ए हरी फिजिकोड, ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया और विजिट आल्सो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से कीबोर्ड की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, कंट्रोल सी क्या, कंट्रोल वी क्या, कीबोर्ड, सपोज कीबोर्ड थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस which is pointive डिवाइस नहीं है, which looks like, हम करते हैं which looks like a typewriter, ठीक है, और it is used to input data in text format, ठीक है, और बाकी हम हटा देते हैं, ठीक, कंट्रोल एस कर दिया। अब आपके हर ब्राउजर में ठीक है, माउस, अब इसको ये तो नॉर्मली ये बन रहा है, लेकिन हम जो है इसको मजीद उसके CSS को थ्रू इनहांस कर सकते हैं, तो ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, हम इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में चला के देखते हैं, उसमें देखें आइकन क्या आया है इसका, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अच्छा ये इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, अच्छा ये भी हल है, इसके रेंडरिंग इंजन्स होते हैं, क्या होते हैं, हाँ, जैसे HTML5 शिव है, क्या है, ये एक रेंडरिंग इंजन है, जो ब्राउजर में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो HTML5 को सपोर्ट करे, आप अपनी वेबसाइट में लगा दो, तो आपका वो जो ब्राउजर सपोर्ट नहीं भी करेगा, वो भी HTML5 को सपोर्ट करेगा। हाँ, रेंडरिंग इंजन्स होते हैं, वो बेसिकली लगाने पड़ते हैं हमें, वो बेसिकली जैसे एक किस्म का CSS का फाइल जिसे होता है ना, वो मैं आपको बाद आगे बताऊंगा, वो जावास्क्रिप्ट का फाइल होता है बेसिकली, ठीक है। वेबकिट ये अलग चीज है, ये CSS के कीवर्ड है, वेबकिट है, मोज है, MS है, हाँ, ये फाइल होता है, ये आपके कीवर्ड होते हैं CSS के। अभी हमारे टॉपिक कौन से रह गए, HTML के, फॉर्म हो गया, टेबल हो गया, लिस्ट हो गया, IMG हो गया, ठीक है, IMG विड्थ, हाइट, SRC वगैरह ये तो आप सेट कर लेंगे उसका, ठीक है, और फॉर्म हो गया, हाँ आई फ्रेम याद दिला दिया, कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है, तो मैं करता हूं कंट्रोल L, कंट्रोल एंटर करता हूं, एक हमने नया टॉपिक पढ़ा, कौन सा, डिटेल्स एंड समरी, ठीक है, और दूसरा आज हम ये कवर कर रहे हैं कि आप जो है वो आई फ्रेम का क्या काम है, एक पहले एम्बेड कराता हूं, फिर आई फ्रेम कराता हूं, फिर मैं आपको जो है वो ऑब्जेक्ट कराता हूं, तीनों का काम एक ही है, ठीक है। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे एक्सटर्नल चीजें लगानी है, डायरेक्ट कोई भी एक्सटर्नल चीज लगानी है, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो एक्सटर्नल कोई कौन सी चीज हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकता है, फ्लैश का कोई क्लिप हो सकता है, आपके कोई वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, जो मूविंग गूगल वेब डिजाइनर में बना हुआ, सिल्वर लाइट में बना हुआ, फ्लैश में बना हुआ, वो आप इसमें लगा सकते हो इन टैग्स के जरिए। तो एम्बेड
और ऑब्जेक्ट ये पुराना होता था, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एमएस वर्ड वगैरह के फाइल भी इवन हम जो उसमें लगाते थे, लेकिन अब ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, लेकिन आप यूज कर सकते हैं, मतलब इतना अभी डिमांड नहीं है इसका। अभी आई फ्रेम यूज हो रहा है हर जगह, फेसबुक इसको यूज कर रहा है, ट्विटर इसको इस्तेमाल कर रहा है, प्लस गूगल इसको इस्तेमाल कर रहा है, हर जगह पे आई फ्रेम इस्तेमाल होता है, तो हम भी आई फ्रेम ही इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल मैं तीनों आपको टेक करा लेता हूं। मैं आपको एग्जांपल, अब मेरे पास जो है, मेरे पास तो है नहीं इतना मटेरियल समझाने के लिए, तो मैं एक तो पीडीएफ फाइल आपको खोल के दिखाऊंगा, एक एचटीएमएल फाइल खोल के दिखाऊंगा, और मैं एक बैनर फ्लैश का कोई डाउनलोड करते हैं, फ्लैश बैनर डाउनलोड सेव मेकर, ठीक है। इसको प्रीव्यू करते हैं, फ्री templates.com से योर वर्जन ऑफ प्लेस अदर। अच्छा, लेकिन हम तो HTML5 में चलाएंगे, चलना तो चाहिए इसको। Got it। चलो, इसको तो आप नेट से आप कर लोगे, मतलब मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के फाइल आप एम्बेड कर सकते हो, डायरेक्ट वीडियो एम्बेड कर सकते हो। जैसे ये वीडियो है, कंट्रोल सी किया मैंने, इसको मैं कुछ रिसोर्सेज जो है मैं इसमें रख लेता हूं। मैं जो है वो ड्रीमवीवर ओपन करता हूं, नंबर 8, सबसे पहले मैं आई फ्रेम करा देता हूं, क्योंकि ये जबरदस्त टूल है। आई फ्रेम क्या एसआरसी, अब क्या एसआरसी में आपको देना है आपकी मर्जी है, विड्थ सेट करो नहीं करो आपकी मर्जी है, वरना डिफॉल्ट में आ जाएगा। सपोज 400 पिक्सल, 400 पिक्सल रखने की जरूरत नहीं होती, हाइट 400। अब इसमें आप देना क्या चाहते हैं, आप गूगल का मैप दे सकते हैं इसमें, आप यूट्यूब का कोई वीडियो दे सकते हैं इसमें, ठीक है, और उसके अलावा आप कोई पीडीएफ या एचटीएमएल का फाइल दे सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं इसमें एक इस पार्ट में 1.html को डिस्प्ले करना चाह रहा हूं, मैंने 1.html लिखा। अब जब आप इसको खोलेंगे तो होगा क्या, देखो फ्रेम बना है और 1.html जो फाइल था वो इसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी बड़े से बड़ी वेबसाइट है वो इसमें दे सकते हो, https://www.rsoft.pk। तो आप कोई भी अपनी वेबसाइट, अपना वेब पेज, अपना फाइल आप इसमें एम्बेड करा सकते हो। आप देखो मेरी वेबसाइट इसमें मूव हो रही है, चल रही है, ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार भी आ रहे हैं, ऊपर भी स्क्रॉल बार आ गया, हाँ रेस्पॉन्स है बिल्कुल। अब देखो ठीक है, तो ये आई फ्रेम का काम है। यहां पे आप HTML फाइल का नाम लगाएं, सपोज आपके पास बुक है, यहां से मैं डाउनलोड कर लेता हूं कोई बुक, या मेरे पास एक पीडीएफ की फाइल, पीडीएफ के फाइल्स पड़े होंगे मेरे ख्याल में, सपोज मैं मेरे पास विंडोज़ है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्सेल है और काफ़ी है, लेकिन मैं जो एक्सेल की बुक है, ये
आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट जो है ये चले, मतलब ये आपकी वेबसाइट पे नजर आए। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और वापस आता हूँ इसमें। इसका नाम आप अपना प्रॉपर रखो। मैं क्या करता हूँ कि इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ इसके नाम को। वैसे तो ड्रीमवेयर हमें खुद भी खोल के दे देगा। आई फ्रेम src इज इक्वल टू कंट्रोल v डॉट pdf। विड्थ जो भी रखना चाह रहे हैं, सपोज विड्थ जो है वो हम इसका रख रहे हैं 300 और हाइट भी इसका रख रहे हैं 300। कंट्रोल एस करते हैं और आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब नीचे आपका ऊपर वेबसाइट है और नीचे आपका बुक भी होगा। कहाँ गया? आई फ्रेम उसके ऊपर आ रहा है, क्यों? कहाँ है? क्लोज कर दिया हमने आई फ्रेम। हाँ तो तभी तो नहीं आ रहा उसके लिए, मतलब आई फ्रेम उसी में आ रहा होगा फिर। अब यहाँ का पीडीएफ फाइल भी अपलोड हो सके। तो ऐसे एड्स, बैनर्स, मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे प्लेस हो सकते हैं, आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो आमतौर पे जो एड्स लगाए जाते हैं वो भी आई फ्रेम में होते हैं। गूगल मैप देखते हैं, गूगल मैप लगाना मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल मैप तो खुद ब खुद कोड दे देता है। जैसे यूट्यूब आपको वीडियो को खुद ब खुद कोड दे देता है। जो यूट्यूब को अपने आप को मशहूर करा है ना, वो खुद ब खुद कोड दे देता है। ठीक है, ऐसे हमारे यूट्यूब गूगल मैप यूट्यूब पे ये वीडियोस आती कहाँ से? लोग देते हैं। लेकिन सर एक से कोई फिल्म रिलीज होती है, हाँ, आपको कुछ रिलीज के बाद वो जब यूट्यूब पे आती है, ये लोग डालते हैं कि कोई जो इनका चैनल नहीं लोग डालते हैं। लोग डालते लोगों को पैसे मिलते हैं ना। अब वो एड्स जो लगते हैं यूट्यूब पे वीडियो पे, तो उससे कमाते हैं लोग। हैं और अपना चैनल बनाते हम्म। हैं। गूगल मैप सखर सिंध, लेकिन मुझे तो नहीं लगाना। मुझे लगाना है कि मुझे कोड चाहिए गूगल मैप जनरेटर है। आईफ्रेम से नीचे आ गए और भी मैप स्टार्ट जनरेटर ये नहीं चाहिए, ये एक मिनट। सर इससे ऐसे भी हो सकता है ना सर, गूगल मैप खोल के उसकी सेटिंग हमने सेट करी और ऊपर से लिंक से कॉपी करके वहां से कर दी। हम्म। हम सिर्फ लिखते हैं गूगल मैप। मेरे ख्याल में कोड वो दे देता है खुद ब खुद। मोहम्मद बिन कासिम आ गया। एक मिनट, यहाँ पे इसका मेन्यू होगा लात में, यहाँ पे क्लिक किया, नीचे इसका कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा। सर्च सेटिंग्स, प्रिंट शेयर, ये आ गया ना, शेयर और एम्बेड। शेयर करना चाहते हैं या एम्बेड करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? एम्बेड करना चाहते हैं। इसका कोड आ गया, कॉपी करो इसको, कंट्रोल सी। आप आई फ्रेम नया बना लो, आई फ्रेम, या उसको पेस्ट करना। मेरे ख्याल में आई फ्रेम तो उसका बना हुआ है, अपना आई फ्रेम देखो बना हुआ है इसका। सारी सेटिंग इसने खुद की हुई है। जस्ट हमें इसको चेक कैसे करना है, इसको रिफ्रेश कर देंगे और देखो नीचे में गूगल मैप भी आ गया। ठीक है, जैसे हाइब्रिड छोटी करेगा हाँ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आई फ्रेम में कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो क्या है कि अच्छा, आप देख लो इसमें एम्बेड में कोई फर्क नहीं है। जो आपने ये काम किया है ना आई फ्रेम में, मैं इसको सेव एज करके एम्बेड में करता हूँ, कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ टेक का फर्क है।
9 मैं एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे आई फ्रेम की जगह एम्बेड करता हूँ, इसको भी एम्बेड कर लेता हूँ, एम्बेड, इसको भी एम्बेड कर लेते हैं और इसको भी एम्बेड कर लेते हैं। हाँ हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं। अब देखो वेबसाइट भी वही, लेकिन फर्क क्या है, टेक का फर्क है। वो एम्बेड, वो आई फ्रेम था और ये एम्बेड है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट का भी यही काम है, वो भी सेम काम करता है, लेकिन ये कम यूज होते हैं। हाँ, आई फ्रेम यूज होता है। जस्ट आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ये नहीं है एसआरसी, इसका एसआरसी की जगह क्या है, ऑब्जेक्ट के क्या था, सोर्स था मेरे ख्याल में, नहीं ऑब्जेक्ट स्पेस जाएगा ना, डेटा। हाँ डेटा, इसका होता है डेटा, ठीक है। तो डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और डेटा, डेटा वहां पे करेंगे। हाँ ठीक है, सेम काम हो रहा है। अब इसी तरीके से वीडियो भी लगा सकते हैं आप। सपोज मैं नीचे इसके वीडियो लगा देता हूँ, मतलब यहाँ ऊपर लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे किसी भी तरीके से एम्बिट से, एम्बिट SRC इज इक्वल 1 डॉट, या ब्राउज कर लेते हैं। वन डॉट नाम था ना उसका, एक मिनट, 1 मेरे ख्याल, हाँ ये MP4 फाइल एक वीडियो की, एम्बेड क्लोज कर दिया। हम इसकी जो भी विड्थ रखना चाहें वो रख सकते हैं। सबको 200 पिक्सल या 400 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल और एम्बेड क्लोज। आपका नंबर 10 है और हमने अभी वीडियो एम्बेड कराया है। अब देखो ठीक है, साउंड वगैरह हर चीज़ है इसमें। हाँ हाँ ठीक है। और दूसरा क्या है, आई फ्रेम, आई फ्रेम, ठीक है। अब बेसिकली आई फ्रेम वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए आई फ्रेम एम्बेड ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते ही नहीं है। मल्टीमीडिया का जो काम होता है उसके लिए अलग टैग है HTML में। HTML के अंदर ग्राफिक्स का सपोर्ट है, HTML के अंदर मल्टीमीडिया, HTML 5 की बात कर रहा हूँ। HTML 5 में ये चीज़ें नहीं है, न्यू है। न्यू फीचर क्या है, मल्टीमीडिया के फीचर नए हैं उसमें। मल्टीमीडिया के लिए काफ़ी टैग हैं, जैसे यूट्यूब के को एम्बेड करना, प्लस जो है वो वीडियो टैग है, ऑडियो टैग है, ठीक है, मतलब ये टैग नए हैं इसमें। प्लस ग्राफिक्स के कुछ यानी कान्वे से और SVG है, ये नए टैग हैं इसमें। और लोकल स्टोरेज के नए टैग हैं। और उसके अलावा वेब वर्कर होते हैं, बैकग्राउंड में टास्क वगैरह चलाने के लिए, वो वेब वर्कर इसमें नए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें नई हैं। आप मीन्स HTML में आप गेम्स बना सकते हो। आप जिस लेवल पे आपको HTML आएगी ना, उस लेवल पे आप उस काम कर सकते हो। आप इसमें गेम बना सकते हो और जो कम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन होती हैं वो बना सकते हो, वेब सर्विसेज बना सकते हो, वेबसाइट मतलब जो है वो वेबसाइट, मोबाइल के लिए वेबसाइट बना सकते हो। तो बहुत सारे इसमें जो है वो फीचर आ गए हैं HTML में।
ठीक है, पहले भी काम किया जाता था, लेकिन पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी हमें क्योंकि हमें थोड़ा बहुत प्लगइन चाहिए था, एनिमेशन चाहिए होता था, तो हम क्या करते थे, हम फ्लैश यूज़ कर लेते थे। तो ये फ्लैश भी कोई आसान प्रोग्राम नहीं था, फ्लैश भी एक बहुत मुश्किल प्रोग्राम होता था। उसमें बड़ी मेहनत से कोई भी ऑडियो या वीडियो जो भी बनाते थे, उसमें मेहनत लगी। बहरहाल इन सब चीज़ों और कुछ ऐसे काम होते थे जिसके लिए हमें जावा स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना पड़ता था। तो मेन पर्पस जो HTML5 का ये है कि टू रिड्यूस द एक्सटर्नल जो प्लगइन्स वगैरह हैं, जो आप एक्सटर्नल सपोर्ट ले रहे हैं, उनको कम यूज़ करें, या एक्सटर्नल जो जावा स्क्रिप्ट है उसका भी कम इस्तेमाल हो। तो ये इसका मेन मोटिव था। उसके अलावा रिस्पॉन्सिव हो, मतलब हर जो है डिवाइस में वो चल सके, ठीक है। और काफ़ी नए टैग मैंने आपको, जैसे उस दिन फॉर्म के इनपुट आप काफ़ी बताए, ये नए थे। डेटा लिस्ट नया इनपुट एलिमेंट है, जो फॉर्म का एलिमेंट है, ये जो कीजन समरी ये इसके नए हैं, प्लस बहुत सारे हैं जो हम आस्ता आस्ता पढ़ेंगे। या मैं हो सकता है कोई ऐसी वीडियो मैं यूट्यूब पे लगा दूं जिसमें मैं सिर्फ इस पे बहस करूंगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTML4 एंड 5। किसमें? हाँ, फ्रेम में आ रहा है, एम्बेड में नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसको मजीद एट्रीब्यूट्स पढ़ने पड़ते हैं और बहुत सारी सेटिंग्स है, लेकिन हम जो है वो उसमें नहीं जाएंगे। हमने एक सिंपल उनका काम देख लिया, क्योंकि हम आई फ्रेम है और जो है बस वो आई फ्रेम के एट्रीब्यूट्स आपको आने चाहिए थोड़े बहुत, और जो बाकी कोड है तो वो हम ऑटोमेटिक जो है वो इसमें मल्टीमीडिया खुद टैग है। और अच्छा, जो गूगल है, जो जियो लोकेशन है वगैरह, वो भी उसमें API बना हुआ है इसमें HTML5 में। तो बहुत सारे जो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इसमें API मौजूद है। ठीक है, तो काफी आज के लिए। HTML बाकी जो है वो मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया। ये बाकी जो एडवांस टॉपिक है वो रहते हैं, HTML के एडवांस टॉपिक रहते हैं। हाँ, ऑडियो वीडियो नहीं किया ना, ऑडियो वीडियो तो मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको छोटा सा टॉपिक है ऑडियो वीडियो करना, वो आपको सिखाता हूँ। या फिर ऐसा करते हैं CSS में शुरू कराता हूँ, जो टॉपिक रह जाते हैं वो मैं आपको आखिर में कराऊंगा। यानी एडवांस टॉपिक जब शुरू होंगे तो ऑडियो वीडियो में मैं एडवांस में इंक्लूड कराऊंगा, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। उनको एडवांस जो आप कराएंगे वो HTML का कराएंगे, HTML के एडवांस टॉपिक है। अगर जैसे वो पहले कराते फिर CSS स्टार्ट करें। नहीं, अगर एडवांस कराऊंगा तो मुझे एडवांस कराने के लिए जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले CSS करूंगा, उसके बाद मैं आपको जावास्क्रिप्ट कराऊंगा, जावास्क्रिप्ट के बाद जो है मैं आपको एडवांस टॉपिक कराऊंगा। उसके साथ ऑडियो वीडियो कराऊंगा ना, उसको कोई फायदा क्या मिलेगा आपको स्क्रिप्ट नहीं आएगा तो उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, मतलब आप कि आपके पास कंट्रोलिंग और फंक्शनलिटी आप ऑडियो और वीडियोस की आप चेंज भी कर सकते हो। जिसे आप खुद की आप यूजर को एलो कर सकते हो, आप बटन खुद बना सकते हो कंट्रोलर्स के साइज बढ़ाओ, फिर कम करो, फिर प्ले करो, पास करो, ये सारे फीचर आप खुद बना सकते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट के बगैर आप नहीं कर सकते ये चीजें। मीन्स फंक्शनलिटी HTML में नहीं है, वो फंक्शनलिटी देने के लिए जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो फॉर्मेटिंग है, स्टाइलिंग है, वो CSS के थ्रू की जाती है, HTML में नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, टास्क, हाँ मैं लाइट्स ऑन करो, 2 दिन छुट्टी का करते हैं, हफ्ता एक तो टास्क में वो यही है कि आप लोगों ने जो टास्क नहीं किए वो आपने, अब ये जो है इसको थोड़ा चेंज करना था। अच्छा, दूसरा ये है कि मार्क करते क्या तो
अभी आपने एक तो ये काम करना है जो आपके पास है, अभी मैं नया भी काम नहीं दे रहा, मैं उसी एक काम दिया हुआ है उसको एक्सटेंड करा रहा हूँ। मैंने आपको एक वेबसाइट दी थी कि आप सीएसएस या टेबल में बनाओ, अभी आपने क्या करना है, आपने वही वेबसाइट को उसी वेबसाइट को कंटिन्यू करना है, आपने चाहे सीएसएस में बनाई हो चाहे आपने एचटीएमएल बनाई हो, ठीक है। सेम आपके जो है जैसे होम का बटन क्लिक करें तो होम आ जाए, सपोज अबाउट पे क्लिक करें तो उसमें अबाउट का हो। उसके बाद जो है सपोज आप किसी अकेडमी की वेबसाइट बना रहे हैं, अकेडमी, ठीक है। अब अकेडमी में आप इंक्वायरी फॉर्म बना सकते हैं कि जो उनके कोर्सेज की इंक्वायरी ऑनलाइन हो, आप इसमें कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो और वीडियोस, ठीक है। ऊपर जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, यानी ये एक अकेडमी की वेबसाइट है, अज्यूम करते हैं, ठीक है। अभी उन्होंने कहा कि भाई हमारी स्लाइड में भी मैंने किया था ना, ठीक है। अब वो कहने कि क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है, और उसमें जो है मेक वेबसाइट, रिक्वायरमेंट्स क्या है, नंबर 1 logo on all pages, slider on सिर्फ होम पेज, उसके बाद वेब पेजेस फॉर शोइंग information about the courses offered by academy, number 4 school features यानी academic features, facilities, staff, management. Number 5 online inquiry form, online inquiry form. Number 6 online admission form. नंबर 7 कॉपी पेस्ट तो करना है, तुमने पूरा लिखना है।
ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म और ऑनलाइन जो कंप्लीट फॉर्म, और भी फॉर्म हो सकते हैं, कैरियर का फॉर्म हो सकता है, कोई जॉब ऑफर वेब पेज फॉर शोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स ऑफर्ड बाय एकेडमी, जो कोर्स है जो उसका पहला पेज है उसको शो करो। ठीक है। नंबर 8 नेविगेशन, ठीक है। और नेविगेशन ऊपर लिखी हुई है, आप इसके साथ ये लगा लो, नेविगेशन ये है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। किसके बारे में? देखो आपके सारे वेब पेज हैं। नंबर 1 रिक्वायरमेंट है कि आपके हेडर में लोगो होना चाहिए, स्लाइड होना चाहिए होम पेज पे, और ये जो वेब पेज हो एक वेब पेज शो करे कि आप कोर्स कौन से ऑफर कर रहे हो। सपोज आप इसको नेविगेशन में शो करें। हाँ नेविगेशन में शो करें ना, जैसे कोर्स टाइप या ऊपर हम नेविगेशन पर डाल दिए, पहले अबाउट में डाल दें सर। अबाउट में करेगा, अबाउट में सब इंफॉर्मेशन आती है। देखिए आप जो है कहीं पे भी आप वेब पेज बना सकते हो, कहीं पे भी आप लिंक दे दो उसका कि आप जो हमारे कोर्स ऑफर के बाद आप यहाँ पे लिंक दे दो, कोर्सेज का मेन्यू बना लो सबको। यस कोर्सेज का आप आपने ऑप्शन दे दिया, लिंक दे दिया, कोर्सेज पे क्लिक करेगा, जो भी कोर्स ऑफर हो रहे हैं वो उसकी लिस्ट आ जाएगी। भले आप वो लिस्ट जो है आप लिस्ट बनाने, लिस्ट जो होती है, ठीक है, ऑर्डर या अनऑर्डर, और ये इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनलाइन और इंफॉर्मेशन अबाउट, ये भी असल में वेब पेज होगा जिसमें एकेडमी के क्या फीचर है, क्या फैसिलिटीज है, क्या है, स्टाफ मैनेजमेंट वगैरह, जो मतलब जनरल इंफॉर्मेशन है एकेडमी की। ये तो अबाउट में चला जाएगा। हाँ ये अबाउट में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल आप अबाउट में लिखते हैं इसको, ठीक है। ऑनलाइन इंक्वायरी फॉर्म, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, कंप्लेंट फॉर्म और नेविगेशन, यस सर। ठीक है। ओके।